तो हेलो दोस्तों। तो अभी आप लोग काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हो और आई होप कि और भी बच्चे बहुत सारे जल्दी जल्दी इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दीजिए, जिसके साथ में काम का ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लाइव को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री के वन शूट वाले जो हमारे पास में सीरीज है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद देखते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर में सीख पाते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर होने जा रहा है। इस पे हम पूरे के पूरा वन शूट देखेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो जल्दी से ज्वाइन हो सके। तो हमारे पास में इसका पहला टॉपिक है अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग क्या होता है, चलिए आइए इसकी बातें करते हैं। तो हम इसकी बातें करेंगे बेहतर अंदाज में। तो हमारे पास में काम क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब अभिक्रिया हमारे पास में t बराबर 0 समय पर होती है, मान लीजिए, तब हमारे पास जो अभिकारक है वो उसकी सांद्रता हमने स्मॉल a ले रखी है और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 0 समय का मतलब है कि अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई होगी तो उत्पाद का बनना संभव ही नहीं है। उत्पाद का बनना संभव ही नहीं है। उत्पाद का बनना संभव ही नहीं है। तो क्या होगा, अब जैसे ही समय गुजरेगा, यानी t बराबर t समय पर अगर हम बात कर लें, कहां पर बात करें, t समय पर, कितना, t समय पर मान लीजिए उत्पाद की कुछ मात्रा x बन चुकी है। तो जितनी x उत्पाद की मात्रा बनी होगी उतनी ही मात्रा यहां से कम हो गया। इसकी सांद्रता में देखने को मिलेगा कमी हुई है और इसकी सांद्रता में देखने को आपको मिलेगा कि वृद्धि हुई है। यह वृद्धि और कमी दोनों ही आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब मेरा यह है बच्चों कि अभिकारक की सांद्रता में x की कमी होगी और उतना ही वृद्धि उत्पाद की सांद्रता में हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तित सांद्रता को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो अब देखिए इसका एक दूसरा नाम भी निकल के आता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे अभिक्रिया दर भी कहते हैं। इसे किससे शो किया जाता है, इससे हम R से शो करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड कैसे निकाला जाएगा, आइए बात करते हैं। तो हमारे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR है वो क्या होगा, x अपॉन टी होगा। x क्या है, सांद्रता में चेंज, t क्या है, समय। अब इसमें से यदि हम काम क्या है, औसत अभिक्रिया अगर दर बच्चों लिखें तो आप देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। परंतु इसकी जगह में हम तात्क्षणिक लिखें, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो मैं क्या बता रहा था, आप देखेंगे कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तित सांद्रता को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसे अभिक्रिया दर भी कहते हैं। इसे R से शो करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक जो होगा वो सेकेंड में रखा जाएगा। जैसे हम ये दोनों रख देंगे तो हमारे पास में यूनिट क्या निकल के आएगा, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। चलिए हम काम क्या है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि फिलहाल तो तौर पर इस पर लिखा कैसे जा सकता है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C। चलिए यहां पर मैं 2A ही लेता हूं और एक D भी लगा देता हूं।
तो ये जो मेरे दोनों चीज हैं ए और बी, ये अभिकारक हैं और सी और डी उत्पाद हैं। अब क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए अगर मुझे औसत अभिक्रिया दर लिखना हो, औसत अभिक्रिया दर, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चों जो इसकी जो संख्या है, जो इसकी संख्या है डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और जो बेटा इसकी संख्या होती है ना, उसे हम बटे में ले आते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, और 1/2 डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इन लोगों में लगाया हमने प्लस है, क्यों? क्योंकि बेटा ये सॉरी इन पे माइनस लगेगा, क्योंकि ये अभिकारक है और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। बट अगर हम उत्पाद की सांद्रता देखेंगे तो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए हमारे पास में उत्पादों की सांद्रता में प्लस और अभिकारक की सांद्रता में माइनस। इस माइनस का मतलब है कि सांद्रता समय के साथ घट रही है, और प्लस का मतलब है कि सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे? जहां पर आपने बच्चों डेल्टा यूज किया है वहां पर यदि डी लिख दिया जाए, यदि डी लिख दिया जाए तो वो हमारे पास में तात्क्षणिक अभिक्रिया दर बन जाती है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर बन जाती है। तो ये रहा हमारे पास में तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। अब यहां पर भी कुछ चीजें हो सकती थी। ए के लुप्त होने की दर, होने की दर, तो लुप्त होने की दर ओनली हम लगाते हैं डी ए अपॉन डी टी। अब बच्चा कहेगा सर इसकी संख्या सर कहां गई? तो लुप्त होने की दर पूछी है, अगर संख्या का यूज कर दोगे तो वो पूरा का पूरा अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर बन जाएगी। अभिक्रिया दर बन जाएगी। तो ए के लुप्त होने की दर क्या है? डी ए अपॉन डी टी। बी के लुप्त होने की दर क्या है? बी के लुप्त होने की दर, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सी के निर्माण की दर या उत्पादन की दर, निर्माण की दर क्या लिखेंगे? डी सी अपॉन डी टी। डी के निर्माण की दर डी डी डिवाइडेड बाई डी टी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए ये फिलहाल तौर पर होने के बाद में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और इसके कुछ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे? चलिए बच्चों, तो हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्केल का यूज करते हैं।
चलिए, तो हमारे पास में ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। चलिए, तो हमारे पास में कुछ जो ग्राफ आ चुके हैं। अब इन ग्राफ को प्लॉट करके देख लेते हैं क्या होता है। तो हम इन ग्राफ की एक्सिस में, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और ऊपर वाली वाई एक्सिस। अब अगर इनमें बात कर लें तो ये मैं ले रहा हूं समय एक्स एक्सिस पर, और ये ले रहा हूं अभिकारक की सांद्रता। रिमेंबर दिस थिंग्स, अभिकारक की सांद्रता। तो हमने कंसंट्रेशन इसकी पहले से ए ले रखी थी। अगर ए यहां पर थी टी बराबर 0 पर, तो समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अगर इसी में बच्चों अब काम क्या कर दिया जाए, अब इसको एक्सेस में इस वाले को मान लिया जाए, और यहां पर मैं उत्पाद की सांद्रता ले लूं। उत्पाद की सांद्रता वाई एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर ले लें। ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। अब क्या होगा? अब देखेंगे कि इसकी सांद्रता यहां से स्टार्ट होते हुए पहले बढ़ी, कुछ ऐसे हो गई। अगर हम अब इस पूरे को एक साथ ही प्लॉट करना चाहें, इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहें एक साथ ही, तो हम लिख सकते हैं सांद्रता वर्सेस समय के मध्य, समय के मध्य ग्राफ। तो क्या होगा? तो अगर अभिकारक की कंसंट्रेशन इसमें वाई एक्सेस पर कंसंट्रेशन ले रहा हूं और एक्स एक्सेस पर समय ले रहा हूं, ये मेरे पास में समय है एक्स एक्सेस पे, और ये मेरे पास में सांद्रता है। अब सांद्रता दो की हो सकती है, एक अभिकारक की हो सकती है और एक उत्पाद की हो सकती है। तो आप देखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो हम इन दोनों ग्राफों को एक साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनको एक साथ प्लॉट करने की। तो हमारे पास में काम क्या है? तो यहां से आएगा तो इसकी सांद्रता समय के साथ घट रही है, ये हमारा रिएक्टेंट रहा, और इसके बाद में इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रहा। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट और ये हमारे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट वाला है, अभिकारक वाला है, और ये वाला मेरे पास में उत्पाद वाला है। तो आपको इस बात की क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। अब हमारे पास में एक लास्ट ग्राफ है जिसे प्लॉट करके हम ये ग्राफ वाला सेक्शन हटा देंगे। तो हमारे पास में एक सवाल है तो वेग वर्सेस समय, इसका भी ग्राफ होता है। वेग वर्सेस समय, इसका ग्राफ कैसा होता है? वेग स्टार्टिंग में कहीं होता है और इसके बाद में लगातार क्या घटने लग जाता है। ये हमारे पास में एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। इस एक्सेस पे हमने वेग को लिया है और इस एक्सेस पे समय को लिया है। तो इस तरीके से हम फिलहाल तौर पर इसके हम बेहतर अंदाज में ग्राफ प्लॉट कर सकते थे। अब बात करेंगे हम इसके कुछ आगे वाले हिस्से की। तो देखेंगे औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग तो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तित सांद्रता को, अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तित सांद्रता को, अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तित सांद्रता को अभिक्रिया, औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं।
इसे अभिक्रिया दर भी कहते हैं और इसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से शो करते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से शो करते हैं। अब इसके लिए हमें लिखना होगा औसत अभिक्रिया दर। तो चलिए बच्चों इसको लिख कर देखते हैं। औसत अभिक्रिया दर। अब इसे लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें अभिकारक की सांद्रता को माइनस में, बिकॉज समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए इनमें माइनस लगाए जाते हैं, इसलिए इनमें माइनस लगाए जाते हैं। जबकि उत्पाद की जो मात्रा या सांद्रता होती है वो समय के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसलिए इनमें प्लस का यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। तो आप सिंपली इसे देख सकते हो कि जो ये संख्या है ये बटे में चली जाती है, ये संख्या बटे में चली जाती है, और अभिकारक है तो इसलिए इनके आगे माइनस लगा है, उत्पाद में प्लस लगता है, उत्पाद में प्लस लगता है। तो कुछ बच्चों समझ में जरूर आया होगा कि आखिर हमने किया क्या है, कैसे कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये औसत अभिक्रिया दर समझ में आई होगी। तो ये हमारे पास में इसका यूनिट आज भी वही होता है जो हमने पहले यूनिट लगा रखा होता है। इसका यूनिट क्या है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अब हमारे पास में तो इसे चलिए, तो यहां पर काम क्या है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, तो इसे को काम क्या कर लेते हैं, तो इसकी जगह में हम इसे कट करके तात्क्षणिक कर लेते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। और यहां पर भी हम काम क्या है, इसे dx अपॉन dt से शो करते हैं। और यहां पर जो हमारे पास में आएगा, यहां पर तात्क्षणिक लिख लेते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। और ये जो किसी इतना सारा है तो किसी छड़ पर लगा लेते हैं, किसी छड़ पर। तो ये चीज लगा लीजिए, तो क्या रहेगी इसकी डेफिनेशन, किसी छड़ पर अभिकारक या उत्पाद की परिवर्तित सांद्रता को अभिक्रिया को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर वेग कहते हैं, इसे तात्क्षणिक अभिक्रिया दर भी कहते हैं, और इसे dx अपॉन dt से शो करते हैं। एक मिनट रुक सकते हो आप लोग, पिछला भी शायद चेक कर लेना चाहिए मुझे, शायद पिछले में भी कुछ हो सकता है। देखिए इधर पर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो यहां पर हमारा क्या लगेगा, औसत लगेगा, औसत, और यहां पर भी हमारा औसत लग जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वापस से अपने आते हैं, तो इसमें एक सवाल करके देखें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 3c और प्लस d। हमारे पास में कुछ ऐसा एक इक्वेशन आ चुका है। इसके लिए हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग लिखना है। कैसे लिखेंगे, माइनस का 1 अपॉन 2 dA अपॉन dt, dA अपॉन dt माइनस का 1/2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 dC अपॉन dt इज इक्वल टू dd अपॉन dt। तो ये हमने किसके लिए लिख दिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के लिए, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के लिए। तो अभी हमने जो पिछला लेक्चर डाला था, तो उस समय हमारे पास में बच्चों अगर बात कर लें तो हमारे पास लगभग 450 सब्सक्राइबर थे, लेकिन एक वीडियो के बाद में हमारे पास में सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ चुकी है और बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है कि जो आने वाले जो लेक्चर होंगे उनकी क्वालिटी और कंटेंट लगातार इंक्रीज होगा, और हम आपके लिए कंटेंट जितना बेहतर हो सकता है उतना लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कई सारे बच्चे लाइव देखते हैं और कई रिकॉर्डेड देखते हैं, लेकिन हम देखो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए मेहनत, इस पूरे मैराथन को लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, एक ही लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करा सकें। तो ऐसा कुछ लाने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों। तो आप लोग काम क्या हो सकता है, इस सेशन के में बने रहिए, पूरा का पूरा आप रिवीजन एक ही लेक्चर में देख सकते हो, और हम आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे हम आपको
बचपन से ही जानते हो कि आपको जैसा पढ़ना है हम उसी तरीके से ले आते हैं। आपकी की गई मेहनत आपको बेहतर भविष्य दिला सकती है, यूपी बोर्ड में बेहतर नंबर दिला सकते हैं। इसलिए आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई बेहतरीन होनी चाहिए, रिजल्ट उससे भी बेहतरीन आएगा। लेकिन आपकी प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने प्रयासों में कमी कर दिया तो फिलहाल तो तौर पर हम फिर बाद में रह जाते हैं कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता। तो ये काश वाले शब्द बच्चों फिलहाल तो तौर पर एक तरफ रख दीजिए और पढ़ाई पर लग जाइए। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, और टॉपिक है सवाल। क्या है? सवाल। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। H2 plus I2 is equal to 2HI is equal to 2HI। अभिक्रिया के लिए I2 के परिवर्तन की दर इतना है, तो HI बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो HI बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो हम अभी इसमें काम क्या है बच्चों, तो हम ताक्षणिक वाला यूज करने जा रहे हैं। ताक्षणिक अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे? DH2 डिवाइडेड बाई DT, ये माइनस का DI2 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/2 DHI डिवाइडेड बाई DT। और हमारे पास में बच्चों एक वैल्यू गिवन दैट है इन क्वेश्चन कि DI2 डिवाइडेड बाई DT माइनस इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 10⁻⁻6। अगर बच्चों मैं इन दोनों को अगर ले लूं तो हमारे पास में HI निकल के आ जाएगा, तो माइनस DI2 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/2 DHI बटे DT बटे वाला 2, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 10⁻⁻6 है। और ये बच्चों हमारे पास में जो बटे में 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे बेटा इस तरफ लाएंगे तो किसका आ जाएगा? प्लस का। तो DHI डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसका हमारे पास में आंसर आ चुका होगा। आंसर क्या होगा? आ चुका होगा। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल था, आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने लिया हुआ है AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो हमारे पास में एक ऐसा ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी प्रेफर करता है, लेकिन उसको मैं अलग से बता दूंगा। तो हमारे पास में 4NO2 प्लस का O2। अब इसके लिए हमारे पास में 3 वैल्यू दी हैं। एक वैल्यू ये दी हुई है, एक वैल्यू ये, दूसरी ये और तीसरी ये। हमारे पास में तीनों वैल्यू बेटा गिवन दैट है। चलिए बच्चों बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम ताक्षणिक लिखेंगे, क्योंकि उसने दे रखा होता है। ताक्षणिक अभिक्रिया दर, ताक्षणिक अभिक्रिया दर। तो माइनस का 1 DN2O5 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू DO2 डिवाइडेड बाई DT। तो चलिए इसकी वैल्यू लिख के देखते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास इसने क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू इसने जो दे रखी है वो KN2O5। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? K-1/4 N2O5। और इसकी वैल्यू क्या है? K-N2O5। आप लोग देख रहे होंगे तो N2O5 हर एक टर्म्स पे है, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो ये सारा का सारा टर्म्स चला जाएगा। तो हमारे पास में 1/4 K- इज इक्वल टू K-। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर हमने क्या किया? N2O5 से हमने
से डिवाइड कर दिया, से भाग कर दिया। अब हमारे पास में 4 डिवाइडेड में है तो 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, और 4 से गुणा जैसे कर देंगे तो हमारे पास में 4k इज इक्वल टू k डैश इज इक्वल टू 4k डबल डैश। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास में लास्ट में आंसर इसका ये आएगा। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये फिलहाल तो तौर पर हमारे पास में क्वेश्चन आप देखोगे तो ये आया हुआ है, AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन था। और ऐसा ही एक क्वेश्चन के डैश, के डबल डैश, के ट्रिपल डैश में संबंध अभी यूपी बोर्ड में ही हाल ही में 2023 और 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी हल्के में ना लें। तो चलिए हम अगले टॉपिक के साथ चलते हैं। और अगला टॉपिक हमारे पास में निकल के आता है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, तो अभिक्रिया वेग हम किस तरीके से डिटर्मिनेशन करते हैं? तो देखो, अभिक्रिया वेग मेरा निकालने का एक अलग ही तरीका है। मैं कैसे निकालता हूं? अभिक्रिया वेग निकालता हूं प्रभावी अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू होता है टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या। तो यदि अब काम क्या कर दें हम, किसी भी तरीके से बच्चों, यदि हम टक्करों की संख्या को बढ़ा पाए तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा, अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। तो चलिए, अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए हम कई सारे कारक पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से पहला है अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। और मैंने आपको बताया कि टक्करों की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारे पास में है ताप। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अणु बहुत तेज गति करेगा। जब तेज गति करेगा तो उसके कारण काम क्या होगा कि उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी, साथ में ही जब बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी ऊष्मा के द्वारा तो उनके मध्य प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और इफेक्टिव कोलिजन की संख्या अगर बढ़ गई तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR भी बढ़ जाएगा। और कितना? 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया वेग होता है वो जर्नली तौर पर 2 से 3 गुना हो जाता है, जर्नली तौर पर 2 से 3 गुना हो जाता है। रिमेंबर दिस थिंग्स कि फिलहाल तौर पर अगर इसे बात कर ले तो ये एग्जामों में आया हुआ टॉपिक है। तो दाब का प्रभाव अगर देखेंगे तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और जब दाब बढ़ाएंगे तो अणु क्या होंगे? पास पास आते जाएंगे। हम दाब बढ़ाते जाएंगे, अणु पास आते जाएंगे, भाई टकराएंगे, बहुत सारा, बहुत ज्यादा टक्कर होंगी। और जब बहुत सारी टक्करें होंगी तो जब टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते ही हो कि अभिक्रिया वेग यानी ROR जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास में है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। किसके मान को कम कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के मान को जितना कम कर देगा उतना ज्यादा वेग इसका बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा वेग इसका बढ़ जाएगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ेगा? उसका सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा फ्री वैलेंसी के साथ में रहेगा। अब ये सरफेस केमिस्ट्री वाला तो शायद आई थिंक हमारे
सिलेबस में अब नहीं रह गया बच्चों। तो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। तो हमारे पास में अभी जो हमने पढ़े प्रभावित करने वाले कारक वो फिलहाल तौर पर अभी हमने 6 पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है। 13। अब हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया के वेग नियम में देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है। यानी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग होगा वो समानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता के n घात के। n यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कोई नियतांक लगता है, तो हमने k यूज कर रखा है और k यूज करने के बाद हमने देखा अभिकारक की सांद्रता की घात n, जहां n क्या है, वेग स्थिरांक है और वेग स्थिरांक n की क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि है। कैसे हम अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे, यदि हमारे पास में किसी भी क्वेश्चन में अभिक्रिया का वेग दिया है और k a की पावर m और b की पावर n, तो हमारे पास में कोटि जो ये पावर लगी हुई है, ये पावर जो लगी हुई है इनके योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, योग के बराबर होगी। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि अभिक्रिया का वेग जो है जिसे हम r से भी लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर 1.5 है। तो ये थोड़ा सा बच्चों आगे थोड़ा पीछे हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसे 1.1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 2.5 ये आ चुका होगा। तो इसमें अनदर अगर हमें क्वेश्चन करने हो तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा इज इक्वल टू a की पावर 2 और b की पावर 1। अगर इस तरीके से दिया है तो इसमें हमारे पास में जो कोटि निकल के आएगी वो 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो चलिए अगला हम टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला हमारे पास में है वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब इसे निकालने के लिए आपके पास में एक चीज होती है कि r बराबर आपको पता होता है बच्चों k इज इक्वल टू a की पावर n होता है। a क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता। अब इसमें अगर बात करें बच्चों, यदि जो a अभिकारक की सांद्रता हो, a अभिकारक की सांद्रता, यदि अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता जो a है वो इज इक्वल टू हो जाए 1 मोल पर लीटर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा r। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जब अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो उस समय अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे क्या होता है, सबसे पहले इसे k से शो किया जाता है। दूसरा हमारे पास में इसका नाम है विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर तथा वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। रिमेंबर दिस थिंग्स, अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर चुके थे कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया वेग होता है वो भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और विशिष्ट अभिक्रिया दर यानी वेग स्थिरांक भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए बच्चों, तो अगले हम टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारे पास में है अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, कैसे निकालेंगे, चलिए आइए बच्चों बात करते हैं। तो निकालना कैसे होता है हम लोगों को, तो हमारे पास में होता है R इज इक्वल टू के ए की पावर n, यानी k का जो यूनिट निकलेगा, k का मात्रक जो निकलेगा वो R और डिवाइडेड a की पावर n। R अभिक्रिया वेग है और n अभिक्रिया की कोटि है और a अभिकारक की सांद्रता। जो R की यूनिट है, R की यूनिट R का यूनिट का मात्रक हमारे पास होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड और A का जो यूनिट होता है वो मोल प्रति लीटर होता है।
यदि हम शॉर्टकट में निकालना चाहें तो k का मात्रक जो हमारे पास में निकल के आता है, k का मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू में सेकेंड इनवर्स। इसे बच्चों याद कर लीजिए और इसे याद करते ही आपको सब कुछ तैयार हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए n की वैल्यू रखते हैं और रख के बेटा निकालते हैं कैसे निकल। तो अब हम n की वैल्यू रख के हम इसके यूनिट को निकाल सकते हैं। तो n का मान जैसे हम 0 करेंगे तो k का जो यूनिट निकलेगा, k का मात्रक जो निकलेगा, तो देखिए बेटा इसकी जगह 0 कर दीजिए तो बेटा ये वाली टर्म्स हट चुकी होगी। तो हमारे पास में मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू का सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये चीज हमारे पास में निकल आएगी। और क्या होगा, अब यदि हम क्या रख दें, n की जगह 1 रख दें तो k का जो यूनिट निकलेगा, k का यूनिट जो होगा वो मोल प्रति लीटर बेटा ये 1 से 1 बेटा घट के 0 हो चुका होगा। तो हमारे पास में ओनली सेकेंड इनवर्स निकलेगा। हमारे पास में n की वैल्यू जैसे 2 रखेंगे तो k का जो मात्रक होगा, k का मात्रक जो होगा वो हमारे पास में क्या है, 2 रखिएगा तो ये -1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा तो ये पलट जाएंगे। तो लीटर प्रति मोल इनवर्स इंटू का सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से यदि आप 3 रख दो तो k का जो यूनिट निकलेगा, k का मात्रक कैसे निकालेंगे, इस 1 में 3 गया तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 2 बचेंगे तो बेटा पलट दिया जाएगा और जैसे पलटेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसा यूनिट निकल के आएगा। और इसी तरीके से क्या हो यदि जब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू ले लें कि n का वैल्यू 3/2 हो, कितना हो 3/2 रखिए, तो k का जो यूनिट होगा, k का जो मात्रक होगा, k का मात्रक कैसे निकलेगा, मोल प्रति लीटर और इसकी पावर 1 माइनस की 3/2 और इंटू में सेकेंड इनवर्स। अब ये 3/2 में जाएगा तो हमारे पास में लीटर मोल प्रति लीटर की पावर माइनस का 1/2 इंटू का सेकेंड इनवर्स। और यदि इसे हम काम क्या है, अब थोड़ा सा चेंजमेंट लाएं और थोड़ा सा चेंजमेंट करने के बाद में इसमें देखें, लीटर की पावर 1/2 इंटू मोल की पावर माइनस का 1/2 इंटू का सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास में निकल आएगा। इसी तरीके से हम किसी भी यूनिट के लिए निकाल सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको एक सवाल दे सकता हूं तो करके लाइएगा, और जब नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं राइट आंसर पिन कर दूंगा। तो n का वैल्यू जब 3/5 हो तो k का यूनिट निकालना है, k का यूनिट मात्रक। हाँ, आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ होगी वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सुरेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो वहां पर जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को काम करोगे, पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगी। अब हमारे पास में अगला टॉपिक है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस ताप होगा। तो हमारे पास में क्या होता है, जब हम ताप गुणांक निकालने जाते हैं, ताप गुणांक निकालते हैं तो हमारे पास में जो होता है वो T, जो K होता है वो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और डिवाइडेड बाई T डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। यदि हम 35 डिग्री सेल्सियस पर K ले लें, 25 पर ले लें, तो जो इसका जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्स 2 से 3 टाइम्स होता है, गुना होता है। तो यदि हम यहाँ पर अगर बात करें इसकी, तो वेग स्थिरांक की, तो हमारे पास में वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं, के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे यूपी बोर्ड में कि ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो आप टिप्पणी आसानी से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारे पास में अभिक्रिया की आणविकता। अब यहां पर हमारे पास में है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, एक कुल संख्या को आणविकता कहते हैं।
अब हमारे पास में इसमें कुछ आणविकता से संबंधित कुछ एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमने एक यूज कर रखा है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 है, और इसमें जो अभिकारक है उसके अणुओं की संख्या कितनी है, एक है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो एक हो जाएगी, और इसमें आणविकता एक हो गई तो इसे हम कहते हैं एक अणुक अभिक्रिया। इसी के आधार पर यहाँ पर अगर देखें तो आणविकता जब निकालने इसकी जाओगे आणविकता, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो H2 का मॉलिक्यूल है वो कितना है, एक है। I2 को कितना है, एक है। इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आ चुका होगा, दो आ चुका होगा। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, द्विक अणुक नाभिक अभिक्रिया या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरीके से हम अगर इसमें देखें तो इसकी आणविकता जब हम निकालने जाएंगे, आणविकता जब निकालने जाएंगे तो इसका होगा दो और इसका होगा एक, क्योंकि इसके दो अणु ने पार्टिसिपेट कर रखा है और इसकी एक अणु ने पार्टिसिपेट कर रखा है, तो इसलिए इनकी आणविकता कितनी होगी, तो हमारे पास में इनकी आणविकता 3 हो जाएगी। और जैसे 3 हो जाएगी तो ये अभिक्रिया जो बन जाएगी वो त्रिअणुक अभिक्रिया बन जाएगी। तो जितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हो रिएक्शन में, यदि एक कर रहा हो तो एक अणुक, यदि दो कर रहे हो पार्टिसिपेट तो द्विअणुक, और यदि 3 कर रहे हो तो त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए बच्चों, तो अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। ये वाला हो चुका था। तो अब हमारे पास में सम फैक्ट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। तो पहला है हमारे पास में कि आणविकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा, आणविकता कभी भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यानी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कभी शून्य नहीं होगी, कभी भिन्नात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और आणविकता क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखोगे कि सैद्धांतिक मान का है कि आप पूरा थ्योरिटिकल निकाल सकते हो, आप जैसे इसमें थ्योरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, आणविकता को संतुलित समीकरण या क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब किन में क्रियाविधि लगानी पड़ेगी, सरल समीकरण को हम संतुलित समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं आणविकता। यदि कोई अभिक्रिया बहुत जटिल है बच्चों, तो उसके लिए बेटा हमें उसकी क्रियाविधि को देखना होगा, कितने अणु पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्रियाविधि की जानकारी चाहिए होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो उम्मीद ये भी होगी कि आपने इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया होगा। बाकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम इस सेशन को शेयर करना हो, जो करना हो वो आपकी मर्जी है। मेरा काम यहाँ पर पढ़ाना है और आपको बेहतर पढ़ाकर जाएंगे। अब हमारे पास में अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास में रेट होता है। रेट क्या है, रेट को हम हिंदी में वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। अब इसमें भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन दे दे और कह दे कि काम क्या है, आपके पास में रेट जो है वो k इज इक्वल टू a की पावर 1 और b की पावर 1, तो आपको कोटि निकालनी होगी। कोटि कैसे निकलेगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो इसकी कोटि कैसी है बेटा, ये द्वितीय कोटि है। कैसी है, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि है। इसके बाद क्या हो सकता है, हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हम दे दें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर p इंटू बी की पावर q। तो यहां पर जो मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगा वो कोटि कितनी निकल के आएगी, p प्लस q। तो यानी आप आसानी की भाषा में समझ सकते हो कि जो कोटि होती है अभिकारक की सांद्रता के ऊपर लगी हुई घातों का योग होता है। जैसे आप दोनों को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। चलिए बात करते हैं अभिक्रिया से की कोटि से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि से के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लें। तो पहली बात है, अभिक्रिया कोटि का मान शून्य हो सकता है। इट विल बी 0
आप देख पा रहे होंगे कि इसका मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। दूसरा यह है कि इसका मान भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भी हो सकता है। और यह बच्चों एक प्रायोगिक मान है। मतलब मेरे कहने का यह है कि इसको निकालने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है। ये बिना एक्सपेरिमेंट के निकाली नहीं जा सकती है। आप इसे किसी भी सिद्धांत नियम द्वारा नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, आपको लैब में प्रयोग करना होगा, जिसके आधार पर आपका एक डेटा होगा। उस डेटा के आधार पर हम बता पाएंगे कि अभिक्रिया हमारे पास में शून्य कोटि की है, कि प्रथम कोटि की है, कि द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की है। और ये बात ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का मान भिन्नात्मक भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। ये चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। अब क्या है, कोटि का मान वेग नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। वेग नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? वेग नियम द्वारा। तो चलिए बच्चों, इन सब की बातें करने के बाद में हमारे पास में अगली स्लाइड देखते हैं। अब हमारे पास में एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा बच्चों पूछता है, लेकिन हम अभी इसमें स्लाइड में नहीं ला पाए थे, तो वो यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और उस टॉपिक का नाम है हमारे पास में आणविकता, आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो चलिए बच्चों, तो इसके अंतर को देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सदैव इसको हम देखकर बता सकते हैं। तो एक तरफ मुझे लिखना होगा कोटि और दूसरी तरफ लिखना होगा आणविकता, आणविकता। तो सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन ही लिखी जा सकती है। हमारे पास कोटि क्या था? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, का वेग जितने अभिकारक, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो ये तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं, कुछ आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसका मान 0 हो सकता है, हो सकता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अगली बात कर लें बच्चों, तो इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है। और इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप खुद से भी लिख सकते हो।
अगर हम इस चौथे की बात करें तो यह एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। और अगर इसकी बात करें तो यह एक सैद्धांतिक मान है। इसकी बात कर लें तो हमारे पास में इसका मान वेग नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका मान संतुलित समीकरण या क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। तो ये आपको सरल भाषा में समझ में आया होगा कि ये अंतर बेटा हमारे यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, इसमें आप लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये अभिक्रिया हमारे लिए? क्या है ये जो अंतर है? ये बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस अंतर को बहुत सरल भाषा में फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। यह एक प्रायोगिक मान है तो यह एक सैद्धांतिक मान है। इसका मान वेग नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है तो इसका मान संतुलित समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों तुम लोगों को रॉक कर देना है ऐसे ही टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको सीखना है। इसके बाद भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, तो आप लोग लगातार बने रहना। तो अब हमारे पास में क्या है, तो अभी हम एक टॉपिक और लगाना चाहते हैं इसमें, आभासी एक अणुक अभिक्रिया। आभासिक एक अणुक अभिक्रिया। अब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में क्या है बच्चों, तो आभासिक एक अणुक अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक तथा आणविकता दो या दो से अधिक होती है, उसे आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये भी बच्चों जो हमारे पास में टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट में से है, बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड बेटा इसे फेवरेट करता है इस हेडिंग को। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, इसके पहले भी जो पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लगाया नहीं है वो बच्चों, बात अलग है। लेकिन इस पूरे लेक्चर में जो भी क्वेश्चन, जो भी हेडिंग ली गई हैं वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे पास में इसमें एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल होता है चीनी का जल अपघटन। चीनी का जल अपघटन कैसे करेंगे? हमारे पास चीनी का फार्मूला C12H22O होता है, प्लस का वाटर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें बनती है C6H12O6 प्लस का C6H12O6। तो ये हमारे पास में चीनी जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, और ये हमारे पास में बना होता है ग्लूकोज, और ये हमारे पास में दूसरा बना होता है फ्रक्टोज। दूसरा हमारे पास में एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल से काम नहीं बनता है तो दूसरा देख लीजिए, एथिल एसीटेट का
टेट का जल अपघटन तो हमारे पास में एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO C2H5 और प्लस का वाटर लेंगे H2O इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा CH3COOH प्लस का C2H5OH। तो हमारे पास में एसिटिक एसिड होता है, सॉरी ना, ये हमारे पास एथिल एसीटेट होता है, एथिल एसीटेट, और ये हमारे पास में एसिटिक एसिड होता है, और ये हमारे पास में एथिल एल्कोहल होता है। तो ये हमारे पास में दो एग्जाम्पल हैं जो आभासिक एक अणुक अभिक्रिया को आसानी भाषा में समझा देंगे आपको। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 तथा आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है उसे आभासिक एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस सेशन को आप अपना ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या करना है। अब हमारे पास में क्या है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो बेटा शून्य के लिए, प्रथम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग काम क्या है, इस डेरिवेशन कराने से पहले मैं आपको काम क्या है एक थ्योरी रिपीट करा देता हूं। और वो थ्योरी क्या है बच्चों मेरे, तो वो थ्योरी है सक्रियण ऊर्जा की। किसकी है, सक्रियण ऊर्जा की। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिकारक अणुओं की वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA से शो किया जाता है और इसका मान जूल प्रति मोल होता है। ये कई बार आपके एग्जाम यूपी बोर्ड में आया हुआ होगा। यूपी बोर्ड में आए हुए बेटा क्वेश्चन ही लेकर मैं आया हूं। अब हमारे पास में क्या है, वापस से हम आते हैं और शून्य कोटि के लिए जो हमारे पास में डेरिवेशन है उसे करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास में डेरिवेशन देखिए बेटा, शून्य हो या प्रथम हो, करने का तरीका एक सा होना चाहिए, करने का तरीका एक सा होना चाहिए, करने का तरीका एक सा होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास जो R होता है इसे कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और इस अभिकारक से हमारे पास बनता है P, उत्पाद, उत्पाद। और हमने क्या कर लिया बच्चों, t बराबर 0 समय पर अगर बात कर ले तो अभिकारक की सांद्रता A है और उत्पाद की सांद्रता अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ बनना। t समय पर बात कर ले, t समय पर तो ये हमारे पास x होगा और ये हमारे पास a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए वेग नियम लिखेंगे। वेग नियम, वेग नियम क्या होता है, वेग बराबर जो होता है वो होता है k और a, सांद्रता बेटा t समय वाली लेंगे और इसकी पावर कितनी, 0, क्योंकि शून्य कोटि के लिए निकालना हो। और r की जगह में हम यूज करने जा रहे हैं dx/dt। ये बचा k और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये dx इज इक्वल टू k इंटू dt। अब इसका हम कर देंगे बच्चों समाकलन, समाकलन करने पर जैसे हम समाकलन कर देंगे, जैसे हम समाकलन कर देंगे तो dx, हम दो प्रकार से समाकलन कर सकते हैं। पहला हमारे पास में निश्चित समाकलन है और दूसरा हम लिमिट लगाकर जिसे हम करते हैं निश्चित समाकलन। और दूसरा बेटा हम एक कांस्टेंट वाला यूज कर लेंगे k इंटू dt। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k इंटू टी और प्लस c। ये c क्या है, जहां c, जो c है समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब क्या हो बच्चों कि यदि क्या हो जाए कि इस t का मान हम 0 वापस से ले लें, इस t का मान 0 ले लें, यदि t बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इस इक्वेशन से देखिए 0 इज इक्वल टू 0 और प्लस का c, और दिस इंप्लाइज आपकी जो c की वैल्यू होगी वो कितनी आ चुकी होगी, 0। अब इस c की वैल्यू को वापस से समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में तो x इज इक्वल टू k इंटू टी और प्लस का 0, तो x इज इक्वल टू के टी, और हमारे पास यहाँ जो निकलेगा k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो ये हमारे पास में शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ये शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। अब हमारे पास में काम क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए निकालना चाहेंगे
हम लोग प्रथम कोटि के लिए निकाल के देखना चाहेंगे क्या होता है। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक का निगमन। तो हमारे पास में बच्चों ये चीजें हैं। तो अब हमारे पास में जो बेटा शून्य कोटि है और प्रथम कोटि, तो इन दोनों में अगर कोई पूछे कि बेटा इंपॉर्टेंट कौन ज्यादा है, तो आप लोग बिना सोचे समझे समझ लेना कि जो हमारे पास में प्रथम कोटि का है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या तो बेटा इससे आपका क्वेश्चन डेरिवेशन वाला आ जाता है या तो न्यूमेरिकल्स आ जाता है, लेकिन इस टॉपिक से आपका 100 का 100% आ जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते कि ऐसा आप कर दें कि इस टॉपिक को छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ें। तो चलिए बच्चों फिर से वही शुरुआत करते हैं कि हमने क्या लिया बेटा, अभिक्रिया आर अभिकारक इज इक्वल टू पी उत्पाद। अब इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, t बराबर 0 समय पर, तो ये हमारे पास a है और ये 0 है। t समय की बात कर लूं तो t समय पर ये x और ये a माइनस एक्स। तो हम आते हैं इसके लिए वेग नियम लिखते हैं। वेग नियम r बराबर k और हमारे पास इसमें सांद्रता a माइनस एक्स की पावर 1, और ये हमारे पास आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k और यहाँ पर a माइनस एक्स की पावर 1। तो dx 1 अप a माइनस एक्स ये आ चुका है और आपका जो dt था वो यहाँ जा चुका है। अब इसका हम कर देंगे समाकलन करने पर। अब समाकलन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन लेंगे तो dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k बाहर निकाल सकते हो इनटू में dt। इसका करोगे तो इसका आता है माइनस का log a माइनस का x इज इक्वल टू k इंटू टी और प्लस का c। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए बच्चों, जहां c जो आपका होता है c समाकलन नियतांक। c क्या होता है, समाकलन नियतांक। अब इसके बाद बच्चों हम वही अपनाएंगे जो पिछली बार किया था। यदि t बराबर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो माइनस का log ये a बचेगा और ये हमारे पास 0 और प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू माइनस की log a आ जाएगी और ये हमारे पास में इक्वेशन दूसरा मान लीजिए। तो आप समीकरण 1 में आप जैसे ही log c का मान रखोगे तो आपके पास में कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, kt और माइनस का log a। इस माइनस वाले को इस तरफ ले आइए तो ये प्लस का आ चुका होगा, तो log a माइनस का log a माइनस का x इज इक्वल टू kt। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन t, ये t गुड़े वाला बटे में चला जाएगा और ये log a डिवाइडेड बाई a माइनस का x, a डिवाइडेड बाई a माइनस x। अब इसमें देख लें बच्चों, तो जो हमारे पास में होगा, चूंकि काम क्या होता है log ये बेटा e में लिखा होता है और इसे बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 लाना पड़ता है हमारे पास में, तो log बेस 10 बन जाता है। और इसको हम इस अंदाज में लिखते हैं 2.303 डिवाइड बाई t और हमारे पास में log बेस 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो हमारे पास में ये डेरिवेशन हो चुका है। तो हम इस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद में ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। और डेरिवेशन ज्यादातर यहीं तक पूछता है बच्चों। तो ये डेरिवेशन यदि आपको समझ में आया
निगमन समझ में आया। तो चलिए हम बात करते हैं इस पूरे लेक्चर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहाँ तक आपने लेक्चर देख लिया है, यहाँ तक लेक्चर आप लोग, यदि आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो आपको अब फिलहाल के तौर पर इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर देना होगा।